दर्शकों मैं आपका स्वागत करता हूं वॉइस ऑफ यूनिटी में। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभय जी, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट। मुद्दा यहां पे हम उनके पास में लेके आए हैं। कुछ दिन पहले एक वैकेंसी निकला था डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से। मैं उसकी डेट आपके सामने रखना चाहूंगा। 28 सितंबर 2018 को 25 पोस्ट निकले थे। उसके बाद में रिवाइज किया गया 28 पोस्ट को 21 जून 2019 में 28 पोस्ट कर दिया गया, 3 वैकेंसी बढ़ा दी गई। बच्चों को ऑनलाइन में एडमिट कार्ड आ गया था 18 सितंबर 2022 को और 19 दिसंबर 2022 को, जैसा मैंने मेरी लास्ट रिपोर्ट में बताया था आपको, जो मेडिकल में हम लोगों ने किया था, इस वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिए गए। इस सिलसिले में हमने जानना चाहा कि कौन कंसर्न पर्सन है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं। तो उस वक्त में हमें जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए, अभय जी। तो अभय जी से हम सीधे बात करेंगे। अभय जी, ये वैकेंसी जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और मेडिकल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां पे फार्मासिस्ट हमेशा शॉर्टेज रहते हैं, किस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया और इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? नमस्कार। ये जो फार्मासिस्ट का जो पोस्ट क्रिएट अभी वैकेंसी जो निकला है 2018 में निकला था वैकेंसी। ये 2009 के बाद में करीबन एक, आप मान लीजिए कि अराउंड 9 इयर्स के गैप के बाद में एक वैकेंसी क्रिएट हुआ था और एक काफ़ी एफर्ट लगा था। बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इतने दिन से वैकेंसी नहीं आ रहा था। 18 में जब वैकेंसी 25 पोस्ट के लिए निकला था तो यहाँ के बच्चों जो अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट है जिनको 9 साल से मौका नहीं मिला था, उनके लिए एक अवसर था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एज बैरियर क्रॉस करने वाले थे, अगर ये भी रिक्रूटमेंट नहीं निकलता तो उनके लिए भी एक था। प्लस डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारा काम जो है बर्डन बढ़ गया था, क्योंकि आप मान लीजिए करीबन 128 पोस्ट के जगह पे अगर 90 या 90 में आपके पोस्ट केवल फिल्डअप हैं तो लोड अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाकी जो फार्मासिस्ट हैं उनके ऊपर। इसी के वजह से ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी वाला पोस्ट था कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट हो और जो बच्चे हैं, जो अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट हैं, उनको भी एक मौका मिले, फेयर चांस मिले, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर जो लोड काफ़ी था, उनको भी एक बोर्ड, उनका भी लोड कम हो। तो लेकिन ये 19 में उसके बाद रिवाइज्ड हुआ और अभी जाके नवंबर में ही इसका नोटिस आया था कि एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर को होगा। हमारे लिए भी एक बहुत शॉकिंग था कि जब हमने 9 दिसंबर को देखा कि इसका एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। हमने कोशिश किया इसको पता लगाने के लिए कि क्या किस वजह से पोस्टपोन हुआ है। सही जानकारी तो हमारे पास भी नहीं है कि क्यों पोस्टपोन हुआ। ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है और एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास ही होगा कि क्यों पोस्टपोन हुआ है। पर हमने तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमने यहाँ के जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको हमने अप्रोच किया कि आप हमारी ये बात, जो वैकेंसी नोटिस जो 2018 से पेंडिंग है, केवल उसका एग्जामिनेशन ही बचा हुआ था। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता तो उसके बाद में और कोई प्रोसीजर इसमें बचा नहीं था, उनको ऑफर लेटर ही जाना था। तो ये आप तुरंत करवाइए बिना डिले का, और इसमें जो भी गतिरोध आया है इसको जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करवाइए आप। ठीक है अभय जी, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, आईपीए जो है, नहीं तो लोग ये सवाल करेंगे कि आरिश जी को जो अभय जी से अति प्रेम है, जो अभय जी का इंटरव्यू बार बार लेते हैं करके, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं जो कंसर्न पर्सन है, जिसको जिस चीज़ के बारे में जानकारी हो उसके बारे में हम उनसे जरूर पूछना चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा कि ये आईपीए क्या है, नहीं तो लोगों को लगे एक छोटा सा एसोसिएशन बन गया कमरे के अंदर और ये इंटरव्यू हो गया। थोड़ी सी इसमें जानकारी भी साझा कीजिएगा। जी बिल्कुल। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन IPA एक रजिस्टर्ड संस्था है जो कि 2011 में रजिस्टर्ड हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। जब ये मैं इसका संस्थापक सदस्य हूँ, हमारे साथ में 11 लोग और जो शुरुआत किए थे 2011 में इसका, और आज हमारे पूरे भारतवर्ष में कुछ राज्यों को छोड़ दें तो सभी राज्यों में हमारे स्टेट ब्रांचेस है और करीबन 3,25,000 मेंबर्स हमारे इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जो कि आज भारत का सबसे बड़ा फार्मासिस्ट का संगठन है।
और उसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं। जी बिल्कुल। ठीक, अब दर्शकों को कम से कम ये चीज तो आसान से समझ आ जाएगी कि हम किससे बात कर रहे हैं और किस विषय में बात कर रहे हैं। अभी हम ये चीज जानना चाहेंगे, अंडमान में जिस तरह का ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि वैकेंसीज को लेके, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि लास्ट जो 1000 पोस्ट निकले थे उसमें बच्चे काफी परेशान थे कि बाहर से लोग आ गए, लेकिन ये फार्मासिस्ट का पोस्ट जो है कम है, 28 है, इसमें तो एक छोटी चिंगारी भी नहीं निकली। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इसमें भी बच्चे बाहर से आए हैं और उन्होंने आवेदन दिए। क्या मैं सही हूं इस बात पे, और ये ऑनलाइन हुआ है या ऑफलाइन हुआ है? ये देखिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन मंगाया गया और इसमें काफ़ी भारतवर्ष के सभी क्षेत्र से फार्मासिस्ट इसमें अप्लाई किए हैं। लोकल फार्मासिस्ट को देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो एलिजिबल लिस्ट 531 कैंडिडेट का जो लिस्ट उन्होंने पब्लिश किया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उसमें मेरे ख्याल से आधे लोग भी यहाँ के बच्चे नहीं हैं, आधे से भी कम बच्चे यहाँ पे, करीबन 150-200 बच्चे ही यहाँ के बच्चे हैं लोकल। टोटल फॉर्म कितने आए बताए थे अभी जी? फॉर्म्स तो काफ़ी आए थे, पर उसमें जो एलिजिबल लिस्ट का जो फाइनल जो लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पब्लिश किया था उसमें 531 है, तो 50% भी हमारे लोकल बच्चे नहीं है, तो अक्सर बाहर से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो एग्जामिनेशन होना था इनका, बेसिकली एग्जाम ही होना है इनका, जो इस महीने के करीब होना चाहिए था, तो ये जो बच्चे तो मेरे ख्याल से अंडमान आ चुके हैं जो बाहर से बच्चे थे। बहुत का हमें भी ये खबर आया कि जैसे केवल मेलैंड वाली बात नहीं है, वैसे इंटरलैंड में भी जो बच्चे थे वो भी आके रुके हुए, वो भी आके पोर्ट ब्लेयर में रुक गए थे। और काफ़ी बच्चे जो मुझसे आके मिले थे, जिसको मैंने यहाँ के सांसद के रीपो के सांसद के पास भी भेजा था, भूतपूर्व सांसद जी के पास भी मैंने भेजा था उनसे मिलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो इनमें से काफ़ी लोग जो है मेलैंड से भी ट्रैवल करके आए हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि आज के डेट में अंडमान में फेयर कितना हाई है, और उनको यहाँ आना, अभी दोबारा जाना और फिर दोबारा अगर आना पड़े, बिल्कुल बिल्कुल तो काफ़ी दिक्कत होगा उनके। अब जी लास्ट रिपोर्ट में हम लोगों ने दिखाया था, जीवीपंथ के अंदर जो हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी उसमें हम लोग खास करके हमने कहा था स्टाफ शॉर्टेज है, उसमें भी हम लोगों ने एक जोर दिया था कि इकलौता फार्मासिस्ट का जो सेक्शन ऐसा रहता है, बाकी लोगों को बैठने का वक्त मिल जाता है, पूरे दिन में कम से कम बैठने का वक्त मिल जाता है, लेकिन ये इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसको जब खड़ा रहता है तो उसको खड़ा ही रहना पड़ता है, काउंटर पे सिर्फ उठाना है, दवाई के लिए घूमना पड़ता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। अक्सर जो जगह पे ऐसे देखते हैं, बाकी सेक्शन में भी ऐसे, लेकिन थोड़ा वक्त तो मिल जाता है। ये वैकेंसी निकलना बहुत जरूरी था, कई लोगों ने पढ़ाई करके बैठी थी, तो आपको नहीं लग रहा इसमें कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है कि किसी ऑफिसर का बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, मेरे बेटे की कोर्स कंप्लीट हो जाए तब वैकेंसी को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, या तो कुछ नए बच्चों को मौका दे दूं और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहे, जो पढ़ के बैठे बच्चे उनका बहुत भारी नुकसान हो रहा है, ये नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये जो बच्चे पढ़ के बैठे हैं उनके लिए बहुत भारी नुकसान हो रहा है। पर जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं बिल्कुल नकारूंगा कि भ्रष्टाचार वाली बात तो नहीं होगी यहाँ पे, और ऐसा कोई भी नहीं होगा। पर एक बात है कि जो बच्चों से सुनने में आया है कि 2019 के बाद में जो बच्चे लोग आए हैं उनको एक फेयर मौका मिले इसी एग्ज़ाम में, तो वो एक कारण हो सकता है पोस्टपोन करने का। पर एक्चुअल रीज़न तो मैं आपसे दोबारा पुनः अनुरोध करूंगा कि एक बार आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे हम बात करिए। अगर वो बात है कि अगर 19 के बाद वालों को मौका मिलना है, तो काफ़ी सारे पोस्ट जो एनिम्स में हैं, अंडमान निकोबार जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट वेकेंट है। और उसके बाद 2019 से 22 में भी के बीच में काफ़ी सारी पोस्ट जो एंटिसिपेटेड है, जो रिटायर हो गए, या फिर वैसे पोस्ट है जो हेल्थ डिपार्टमेंट में वेकेंट है, उसके लिए अलग से पोस्ट क्रिएट करके या वैकेंसी कॉल फॉर कर सकते हैं। पर ये जो बच्चे जो 2018 में जिन्होंने अप्लाई किया था और उनका एलिजिबल लिस्ट 19 में पब्लिश हो चुका था, उनके लिए एग्ज़ाम जितने जल्द हो सके उतना जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को करवाना चाहिए। और ये एक फेयर मौका उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं उसमें जो जिनका एज का फैक्टर आएगा। कोविड के वजह से हमारे माननीय द्वीपों के उपराज्यपाल जी ने एज रिलैक्सेशन भी दिया था। अब दोबारा अगर वैकेंसी होगा तो शायद उसमें वो क्राइटेरिया भी नहीं होगा जो एज रिलैक्सेशन का है, वो मिलना भी मुश्किल हो जाए, जो कोरोना की वजह से वो मिला था, बिल्कुल वो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, अभी जी इसमें मुझे और एक चीज नजर आ रहा है, 18 में पोस्ट निकला था 2018 में, 22 में डिपार्टमेंट ने कह दिया कि भाई आप अपने ऑनलाइन में चेक कर लो, आपकी एडमिट कार्ड आ गई। बिल्कुल, तो अचानक उनकी नींद कैसे खुल गई कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई कुछ तो आगे पीछे करने की जरूरत है और पोस्टपोन करने की जरूरत पड़ गई, जबकि उन्होंने कह दिया, बकायदा डेट उन्होंने पेपर पब्लिश किया कि 18/9/2022 इसमें एडमिट कार्ड आपका इशू हो गया। उसके बाद अचानक से क्या हो गया, उनको लगा कि नहीं भाई अब तो नहीं हो सकता, अब कुछ गड़बड़ हुआ है करके। और जो बड़े शब्दों में, वो शब्दों का बोझ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर वैकेंसी में होता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन।
और बच्चा जिंदगी भर घूमता है कि ये ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या है वो कभी पता ही नहीं कर पाता। इसमें थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न एडमिनिस्ट्रेशन ही बता पाएगा बेहतर तरीके से, और ये मेरे लिए बताना या इसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना गलत होगा, क्योंकि मैं उस पद पे नहीं बैठा हूँ जहाँ पे मैं इसके लिए कुछ बोल पाऊँ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है, तो ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या फिर जो अथॉरिटी जहाँ से ये इशू हुआ, रीज़न इशू कॉज हुआ या फिर नोटिस पब्लिश हुआ, वहीं पे आप पूछेंगे तो वो बता पाएंगे कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था, क्यों ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से, किस एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से ये पोस्टपोन्ड हुआ है। रीजन को अगर हम लोग छोड़ दे तो आपको नहीं लग रहा है सब कुछ एकदम सीक्वेंस में जा रहा था, हॉल टिकट का वक्त आ गया, फिर अचानक से लगा कि कैंसिल हो गया, मतलब ये ठीक ठाक हो रहा है? आपको लग रहा है कि मतलब ये प्री प्लान नहीं था, अचानक से नींद खुली और लगे कि नहीं भाई गड़बड़ हो गई करके? देखिए, ये 2018 में पब्लिश हुआ था, 19 में फाइनल लिस्ट पब्लिश हो गया था। उसके बाद भी हम यहाँ के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मैं केवल अंडमान का नहीं बोलता हूँ, काफ़ी हमारे जैसे मैं राजस्थान का बताना चाहूँगा कि वहाँ पे भी 2018 में वहाँ पे पब्लिश हुए थे 1736 पोस्ट वहाँ पे पब्लिश हुए थे। पर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे भी वैकेंसी को किसी न किसी कारण वजह से रोक दिया गया, फिल नहीं किया गया। अब जो दोबारा वहाँ पे नोटिस निकला हुआ है वो 2020 पोस्ट के लिए निकला है राजस्थान में। तो ये केवल अंडमान तक सीमित नहीं है, आईपीए पूरे देश भर में काम कर रहा है, और वहाँ पे जहाँ पे भी रिक्रूटमेंट का काम रुका है वहाँ पे हम चाहते हैं कि इमीडिएटली रिक्रूटमेंट हो, और ये स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए ही हमारा ये प्रयास है। क्योंकि और अगर 2019 से 22 के बीच में प्रोसेस था, रुका हुआ था, मे बी कोविड की वजह से शायद रुका हो, या फिर जो भी डिफरेंट रीजंस थे, हमें बताया गया कि कोविड के वजह से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन जो बॉडी है जो कंडक्ट करवाना है जिनको, वो फाइनलाइज नहीं हो रहा था, हमें डिफरेंट रीजंस बताया गया। पर ये एक इट वाज अ शॉकिंग कि हॉल टिकट डाउनलोड हो जाने के बाद में, और सब मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए थे, सब तैयारी कर चुके थे, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं इसको लेके, और उसके बाद में अभी पता चला है कि एग्ज़ाम नहीं है। तो इट इज़, मैं बस यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन इसको जो प्रोसेस है, एग्जामिनेशन प्रोसेस, उसको पूरा कराएं, और जो उन्होंने कमिट किया है कि 18 को था, कुछ डिले हो गया मे बी ड्यू टू वट एवर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ये जितने जल्द हो सके उसको एग्जाम कंडक्ट करवाएं और ये प्रोसेस को कंप्लीट करवाएं। अभी जी 2-3 सवाल से हम अपनी बात को खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक जॉब के तौर पे इसको देखा जाए तो सिर्फ लगता है कि कुछ बच्चों का सवाल है, लेकिन जैसा आपने बताया कि ये स्वास्थ्य सेवा है, वो जो शब्द है वो खुद में एक वजन रखने वाली शब्द है। तो पूरा का पूरा जो पब्लिक सेक्टर है उससे जुड़ा हुआ है, जहां पे फार्मासिस्ट जो औषधि है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है, उस हिस्से को निकाल दिया गया। तो अगर हम सिर्फ इसको एक वैकेंसी के तौर पे देखें तो 28 जिंदगी या तो 28 परिवार गए, लेकिन अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, हर एक हॉस्पिटल में 1 या 2 फार्मासिस्ट होता है, तो कहीं हजारों कहीं लाखों लोगों की जिंदगी को आपने खिलवाड़ पे बना के रख दिया, और एक का वैकेंसी पूरा होगा नहीं पता। हम ये दोनों चीज आपसे पूछना चाहेंगे, समाज के स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर ये वैकेंसी लेट होता है, और बच्चों के स्तर पे जो मानसिक तौर पे तैयार थे एग्जाम के लिए उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, सामाजिक तौर पे एक फार्मासिस्ट एक ऐसा एक अभिन्न एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो कि डायरेक्ट इंटरेक्शन पेशेंट का हॉस्पिटल में, अगर पेशेंट वहाँ से जाता है तो उसी से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, लास्ट इंटरेक्शन जो होता है उसी के साथ में होता है। और पेशेंट को केवल मेडिसिन डिस्पेंस करना ही नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारा क्राइटेरिया होता है जो एक सरसरी नज़र पे पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन को देख के उसको बताना पड़ता है कि उसमें कोई ओवरडोसेस तो नहीं हो गया, कोई एक्स्ट्रा ड्रग्स तो उसमें एडेड नहीं हो गया, या फिर पेशेंट को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि उसको कब दवाई लेना है, खाली पेट में लेना है, खाने के बाद लेना है, या फिर कौन सा डोज उसका। काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जो कि पुराना प्रिस्क्रिप्शन को ही लेके कंटिन्यू करवाते रहते हैं, जबकि उनको टाइम एंड अगेन उनको आके हॉस्पिटल में दिखा के उसको रिव्यू करना पड़ता है। बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको लेके फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। और आप समझ लीजिए कि अगर लोड बढ़ता है, एक डॉक्टर के लिए स्पेसिफाइड है यहाँ पे कि आप 50 पेशेंट को आपको देखना है करीबन, पर एक फार्मासिस्ट के ऊपर में कहीं पे भी ये लागू नहीं होता है कि आपको 50 पेशेंट ही देखना है, 50 पेशेंट को ही डिस्पोज करना है। तो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर आप लोड ज़्यादा बढ़ेगा, आप पेशेंट को काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे, या फिर जो भी इश्यूज़ है जहाँ पे ओपीडी का फ्लो ज़्यादा है, वहाँ पे आपको सफिशेंट फार्मासिस्ट की आवश्यकता है।
और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 एक्ट जो फार्मेसी एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जहाँ पे भी ड्रग्स डिस्पेंस होता है, जहाँ पे भी ड्रग है, उसका एकमात्र हकदार फार्मासिस्ट ही है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ले लीजिए या फार्मेसी एक्ट ले लीजिए, दोनों हिसाब से आप आज के डेट में बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब पूरा निचोड़ हम बोल सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर ढांचा चरमरा सकता है, हिल सकता है। और ये बच्चों के स्तर पर आप कैसे बोलेंगे, जो तैयारी कर रहे थे, जो अभ्यर्थी थे, उनके मानसिक संतुलन पे क्या असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल, इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 2018 से जो प्रिपेयर 9 से लीजिए आप, 2009 से रिक्रूटमेंट के लिए वेट कर रहे थे और रिक्रूटमेंट नोटिस निकला 9 में पहली लास्ट वैकेंसी फिलअप हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो एक 10 साल का वहाँ पे एक वेटिंग टाइम चला गया। उसके बाद जब रिक्रूटमेंट शुरू भी हुआ, ये प्रोसेस पूरा अभी ये कंप्लीट होने वाला था, तो आप सोच लीजिए कि 18 से 22 करीबन 4 साल का टाइम निकल जाता है। और जो एलिजिबल लिस्ट है, जो 531 जो है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हमको एक मौका मिलेगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, एग्ज़ाम लिखने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए। उनको अगर सडनली बोला जाता है कि नहीं, आपको और थोड़ा वेट करिए या फिर पोस्टपोन हो गया, आप डेट नया दीजिए, फिर से दोबारा एक तैयारी करो, क्योंकि उनके लिए जीवन एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। हमारे लिए तो समझ लो कि ठीक है, एक जॉब, जैसे आपने बताया कि एक पोस्ट का एक बात होता है, उनके लिए तो एक पूरा लाइफ का एक ताना बाना उसी के साथ जोड़ जाता है। करो या मरो वाली स्थिति अगर बन गए तो फार्मासिस्ट ठीक है, नहीं तो कुछ और एक नई शुरुआत करना होगा। बिल्कुल, जिंदगी की एक नई शुरुआत को लेके चलना होगा, जो बहुत बड़ा दुखदाई बात है। और एक ये प्रशासन को सोचने वाली बात है इसमें कि 2009 के बाद वैकेंसी कभी नहीं निकाला गया। क्या जरूरत महसूस नहीं हुई, या तो फिर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उसको आप दरकिनार करके अब बाकी चीज़ों पे आगे जा रहे हो? अब जी सिर्फ एक बात से हम अपनी बात को रोकना चाहेंगे, उसमें विराम देना चाहेंगे। इस मुद्दे पे क्या आपने किसी तरह का पत्राचार किया है एलजी साहब से, सीएस साहब से, या तो फिर अथॉरिटी से, या तो फिर पर्सनली आप इसमें मिलने वाले हैं किसी से? जो एग्ज़ाम अभी जो पोस्टपोन हुआ उसके बारे में शायद आप पूछ रहे हैं, तो ये जब 9 दिसंबर 2022 में ये जो निकला था, नोटिस निकला था, उसके बाद ही हमने जितने बच्चे जो इसमें एग्ज़ाम लिखने, जिनको लिखना था एग्ज़ाम, वो आए थे मिलने के लिए हमसे। अच्छा, पर्सनली आपसे मिलने आए थे? जी जी जी। और उसके बाद मैंने उनको सजेस्ट भी किया था कि आप हमारे स्तर पे, आईपीए के स्तर पे जितना जो भी होगा हम जरूर करेंगे। और इसके बनस्पत मैंने यहाँ के माननीय उपराज्यपाल जी को और यहाँ के मुख्य सचिव जी को भी एक पत्र लिखा है कि जितने जल्द हो सके इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाइए। मैं पर्सनली जाके यहाँ के द्वीपों के जो सांसद हैं कुलदीप राय शर्मा जी से, उनसे मैंने मुलाकात की और उनकी तरफ से भी एक लेटर गया है। और इसके बाद जो यहाँ के भूतपूर्व सांसद थे श्री विष्णुपद रे जी, उनसे भी मेरी बात हुई, काफ़ी लंबी चर्चा। उन्होंने भी इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने भी अपना एक पत्र यहाँ के मुख्य सचिव जी को लिखा है। मुख्य सचिव जी का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पर्सनली आप उनसे मीट करेंगे कि बात सिर्फ चिट्ठियों तक ओके सीमित हो जाएगी? एक्सपेक्टेड है कि शायद बहुत जल्द एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेके डेट डिक्लेयर कर देगा कि एग्ज़ाम होने वाली है। और अगर डिले होता है तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो अनएम्प्लॉयड, जो एलिजिबल कैंडिडेट जो लिस्ट है, वो आए थे मिलने के लिए, उन्होंने वक्त मांगा है सीएस सर से, और वो अगर जाएंगे तो मैं ज़रूर उनके साथ भी जाऊंगा और अपनी जो बात है उनको वहाँ उनके समक्ष भी रखूंगा। ठीक है। अभी जी सिर्फ आखिरी एक ही सवाल, जो मैंने शुरू में कहा कि फार्मासिस्ट का जो एक जॉब होता है, एक नौकरी होता है, मैं इसको सेवा कहूँगा, इसको हमेशा दरकिनार किया जाता है, कभी इसको सराहा नहीं जाता है कि उसने क्या किया आपके लिए। हो सकता है नर्स की तारीफ हो जाए, हो सकता है डॉक्टर की तारीफ हो जाए, वार्ड बॉय तक की तारीफ हो जाता है, इवन सफाई कर्मचारी की भी तारीफ हो जाए, लेकिन फार्मासिस्ट को जो है हमेशा दरकिनार किया जाता है। लोग नहीं देखते उसकी क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। और मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो मैं उसकी मोल नहीं बता सकता, क्योंकि वो अनमोल होते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि एक फार्मासिस्ट एक्चुअल में इस समाज में चंद शब्दों में बताइए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और जो अभ्यर्थी अभी छूट गए उनको भी कुछ शब्द बताइए, ताकि उनका जो मानसिक स्थिति में अभी जो जूझ रहे हैं उसमें उनको अच्छे कुछ बातें मिल जाए। देखिए, हॉस्पिटल में हर एक का अपना अपना एक स्थान होता है। जैसे आपने बताया कि सभी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पर फार्मासिस्ट एक है जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। आप देखेंगे कोरोना काल में भी पूरा विश्व का भारत को फार्मेसी कहा गया कि हमने वैक्सीन हो चाहे मेडिसिन हो, सब में हमने आगे बढ़ के दिया है, पर फार्मासिस्ट जो है शब्द, उनको कहीं पे भी प्रोत्साहित नहीं किया, कहीं पे भी एंडोर्स नहीं किया गया। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है।
और बाकी हमेशा हमने कोशिश किया है कि इसको इस्टेब्लिश करा पाए सभी जगह पे कि फार्मासिस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है हॉस्पिटल सेक्शन में। आप एक इसको इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि एक हॉस्पिटल से अगर पूरा मेडिसिन को आप हटा दें, पूरा का पूरा मेडिसिन को आप हटा दें, तो हॉस्पिटल में आपको क्या बचेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पते की बात कही। और ये हॉस्पिटल में मेडिसिन अगर हटा दें और हॉस्पिटल के मेडिसिन या कहीं पे भी मेडिसिन का जो कस्टडियन जो आप कहते हैं वो फार्मासिस्ट है। तो एज सिंपल इज़ दैट। इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं बता पाऊंगा कि जो उसका अधिकारी होता है जो मेडिसिन का, वो एक हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट ही होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उन सबको भी मैं कहूँगा कि फ्यूचर में आपको फेयर चांस मिले। और इस बार का जो वैकेंसी नोटिस निकला है इसमें भी जो इन्होंने भरा है उनको भी मिले। 2019 से 2022 के बीच में अगर जो बच्चे अंडमान में आए हैं पढ़ के या फिर बाकी जगह पे भी, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और उनको जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है 19 के बाद में क्रिएट हुआ, प्लस एनिम्स में करीबन मेरे ख्याल से 40 पोस्ट है अंडमान निकोबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, वहाँ पे 40 पोस्ट है वैकेंट है आज के डेट में भी। तो वो भी फिल्डअप किया जाए जहाँ पे लोकल जो अभी लोकल्स, और मैं चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है अंडमान के बच्चों को प्रायोरिटी मिले, इनको यहाँ पे मौका पहले मिले, तो कि यहाँ के बच्चों को मेलैंड में जाके जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इनको यहाँ पे प्रायोरिटी मिले। यहाँ के बच्चों अगर फिल्डअप हो जाता है तब मेलैंड के बच्चों को मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रायोरिटी मैं चाहूँगा कि यहीं के बच्चों को पहले मिले। और ये जो कम से कम वैकेंसी का नोटिस निकला ये कंप्लीट हो जाए इमीडिएटली। प्राथमिकता हमारे अभ्यर्थी को, हमारे आइलैंड के बच्चों को मिले। बड़ी बात कह दी अभय जी ने। और आसान शब्दों में फार्मासिस्ट की जिंदगी को आपने चंद मोतियों में पिरो के एक आर बना के दिखा दिया कि वो एक शरीर की रीढ़ की हड्डी है, उसका होना बहुत जरूरी है। उसके हटने से रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और पूरा शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो रुक नहीं पाएगा। अभय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, इतनी बात करने के लिए। हमें उम्मीद है कि समाज में इसमें एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और अगली बार जब लोग हॉस्पिटल आएंगे तो फार्मासिस्ट को जरूर देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी की भी रीढ़ की हड्डी है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। थैंक यू जी, नमस्कार।